सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। लॉन्च में बैठे थे जब मुलाजिमा कुछ झिझकते हुए उनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की ज़रूरत है, सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराग दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूस अखबार में मुनहमक थे। मुलाजिमा कुछ परेशान होने लगी। नासिरा ने बहुत सोच समझकर सालार और इमामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि उन दोनों के दरमियान राबिते का जरिया वो थी और फिर उसे और इसके पूरे ख़ानदान को पुलिस का सामना करना पड़े। इसीलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद उसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, ताकि कम से कम वो दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। चुप क्यों हो, बोलो। सिकंदर उस्मान ने उसे खामोश पाकर एक बार फिर उससे कहा। उनकी नज़रें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी। सिकंदर साहब, मैं आपको सालार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, नासिरा ने बिलाखिर एक तवील तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने से हटाकर उसे देखा। सालार के बारे में क्या कहना चाहती हो? उन्होंने अखबार को सामने सेंटर टेबल पर फेंकते हुए संजीदगी से कहा। सालार साहब और इमामा बीबी के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सिकंदर उस्मान का दिल बेख्तियार उछलकर हलक में आ गया। क्या? बहुत दिन पहले एक दिन सालार साहब ने मुझसे कहा था कि मैं उनका मोबाइल अपनी बेटी के हाथ इमामा बीबी को पहुंचा दूं। सिकंदर उस्मान को लगा वो दोबारा कभी हिल नहीं सकेंगे। तो हाशिम मुबीन अहमद का ख्याल और इसरार ठीक था, उनके बदतरीन कयास और अंदाजे दुरुस्त थे। फिर उन्हें अपनी आवाज़ किसी खाई से आती लगी। मैंने इनकार कर दिया कि एक काम मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, जिस पर मजबूरन मैं वो मोबाइल इमामा बीबी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। अपनी पोजीशन को महफूज रखने के लिए नासिरा ने अपने बयान में झूठ की आमेज़श करते हुए कहा। फिर उसके कुछ दिन बाद एक दिन सालार साहब ने कहा कि मैं कुछ कागजात इमामा बीबी तक पहुंचाऊं और फिर इसी वक्त उन कागजात को वापस ले आऊं। मैंने अपनी बेटी के ज़रिए वो कागजात भी इमामा बीबी के पास पहुंचाकर वापस मंगवा लिए और सालार साहब को दे दिए। मैंने सालार साहब से उन कागजात के बारे में पूछा, मगर उन्होंने नहीं बताया। मगर मुझे शक था कि शायद वो निकाहनामा था, क्योंकि उस वक्त सालार साहब के कमरे में 5 लोग मौजूद थे, उनमें से कोई मौलवी भी था। सिकंदर उस्मान को वहाँ बैठे बैठे ठंडे पसीने आने लगे थे। और ये कब की बात है? इमामा बीबी के जाने से चंद दिन पहले, नासिरा ने कहा। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? सिकंदर उस्मान ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं बहुत खौफजदा थी साहब जी। सालार साहब ने मुझे धमकियाँ दी थी कि अगर मैंने आपको या किसी और को इस सारे मामले के बारे में बताया तो मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे, नासिरा ने कहा। वो कौन लोग थे, उन्हें पहचानती हो? सिकंदर उस्मान ने बेहद इज़्तिराब के आलम में कहा। बस एक को, हसन साहब थे। उसने सालार के एक दोस्त का नाम लिया। बाकी और किसी को मैं नहीं पहचानती, नासिरा ने कहा। मैं बहुत परेशान थी, आपको बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और कौन कौन उसके बारे में जानता है? सिकंदर उस्मान ने कहा। कोई भी नहीं, बस मैं, मेरी बेटी और मेरा शौहर, नासिरा ने जल्दी से कहा। मुलाजिमों से किसी और को कुछ पता है? तौबा करें जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताती? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुमने जो कुछ किया उसके बारे में तो मैं बाद में तय करूँगा कि, मगर फ़िलहाल तुम एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, तुम किसी को भी इस सारे मामले के बारे में नहीं बताओगी। अपना मुँह हमेशा के लिए बंद कर लो, वरना इस बार मैंने सिर्फ तुम्हें वाकई इस घर से निकाल दूँगा, बल्कि मैं हाशिम मुबीन और पुलिस से कह दूँगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। तुमने उन दोनों को गुमराह कर किया था और तुम ही उन दोनों के पैगामात एक दूसरे तक पहुँचाती रही। फिर पुलिस तुम्हारे साथ और तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या करेगी तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारी सारी उम्र जेल के अंदर ही गुजर जाएगी। वो गुस्से के आलम में उसे धमका रहे थे। नहीं साहब जी, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी? आप मेरी ज़ुबान कटवा दीजिएगा अगर मेरे मुँह से दोबारा उसके बारे में कुछ सुने।
नासिरा घबरा गई, मगर सिकंदर उस्मान ने रखाई के साथ उसकी बात काट दी। बस काफ़ी है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, उन्होंने उसे जाने का इशारा करते हुए कहा। सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। उस वक्त उनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और उस वक्त उन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस डटाई, महारत और बेखुदगी से उनसे झूठ पर झूठ बोलता और उन्हें धोखा देता गया था, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। और अगर मुलाजिमा उन्हें ये सब कुछ न बताती तो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमईन बैठे होते। यही सोच कर के सालार इमामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और नहीं उसकी गुमशुदगी में उसका कोई हिस्सा था। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। उनका कुछ देर पहले का इत्मीनान एकदम ख़त्म हो गया था। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, उन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सालार और इमामा के दरमियान ताल्लुक़ की नौयत क्या थी। और इस वक्त उनका दिल चाह रहा था कि वो उसका गला दबा दें या फिर इसे शूट कर दें, मगर वो जानते थे वो ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर उनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और इस तरह बेवकूफ़ बनने के बाद पहली बार वो सोच रहे थे कि वो अब सालार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो उसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। उसकी इमामा से जान पहचान कैसी हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि उसकी जान पहचान इमामा से कैसी हुई? कोई बच्चा तो है नहीं कि मेरी उंगली पकड़कर चलता हो, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा था कि उस पर नज़र रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। उस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा एकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए, सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, और इस बहस को ख़त्म करो। इमामा के साथ शादी, तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाशिम मुबीन को जब इस ताल्लुक़ का पता चलेगा तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे। मुझे ये सोच कर शौक़ लग रहा है कि इसने ऐसी हरकत करने का सोच कैसे लिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफ़े पर बैठते हुए बोले, एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। इस सारा चक्कर इसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल उसने खुदकशी की कोशिश के बाद उनकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस मामले पर नज़र नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगे, और यकीनन ये लड़की भी उसके साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना उस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के खिलाफ तो निकाह नहीं कर सकता। हाशिम मुबीन अहमद को देखिए, वो यूँ शोर मचा रहे जैसे उसकी बेटी का उसमें कोई कसूर नहीं है। जो किया है सालार ने किया, उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा ने सर से सिलगने लगी। जो भी एक कसूर तुम्हारे बेटे का है, ना वो ऐसे कामों में पड़ता ना इस तरह फंसता। अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत हाल से किस तरह बचना है। अभी हम इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर एक जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है, और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन उन तक कोई सबूत पहुंच गया उस दिन क्या होगा, तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। अब फिर इम्कानात की बात करें। ऐसा हुआ तो नहीं है, और हो सकता है हो भी ना। उसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है एक और धोखा ये हो कि उसका राबिता उस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है अभी भी इस लड़की के साथ राबिते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया, हाँ हो सकता है, फिर क्या किया जाए? मैं उससे बात करूँगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूंगा, वो फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है, उन्होंने तनफ्फुर आमेज़ लहजे में कहा। बस चंद माह में उसका BA मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं इसे बाहर भिजवाऊंगा। कम अज़ कम हर वक्त हाशिम मुबीन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का मैं शिकार रहता हूँ वो तो ख़त्म होगी। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं सिकंदर, तैयबा ने बड़ी संजीदगी से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। क्या? सिकंदर ने उन्हें चाँक कर देखा। सालार की इमामा के साथ खुफिया शादी, उस शादी के बारे में जो कुछ भी करना है वो आपको खुद ही करना है। आप क्या करेंगे इस शादी के बारे में?
तलाक के अलावा शादी का और क्या किया जा सकता है? सिकंदर उस्मान ने क़तई लहजे में कहा। वो शादी मानने पर तैयार नहीं है तो तलाक देने पर रजामंद हो जाएगा। जब मैं उसे सबूत पेश करूंगा तो उसे अपनी शादी का एतराफ़ करना ही पड़ेगा। अगर शादी का एतराफ़ करने के बाद भी इस इमामा को तलाक देने से इनकार कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और वो मैं निकाल लूँगा, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक दे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े। मैं ये मामला ख़त्म कर दूँगा। इस तरह की शादी इंसान को सारी उम्र ख्वार करती है, उससे तो पीछा छिड़ाना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे इस बार मुकम्मल तौर पर अपनी जायदाद से आग कर देने का इरादा रखता हूँ, सिकंदर उस्मान ने दो टोक अंदाज में कहा। हसन कुछ देर पहले इस्लामाबाद के एक होटल में था जब अचानक उसे अपने वालिद की कॉल मिली। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचने के लिए कह रहे थे। उनका लहजा बेहद अजीब था मगर हसन ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब 15 मिनट बाद वो अपने घर पहुंचा तो पोर्च में खड़ी सिकंदर उस्मान की गाड़ी देखकर चौंकना हो गया। वो सालार के घर की तमाम गाड़ियां और उनके नंबर्स को अच्छी तरह पहचानता था। सिकंदर अंकल को मेरे इस मामले में इन्वॉल्व होने के हवाले से कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सालार का दोस्त समझकर पूछगछ के लिए आए होंगे। मैं बड़े इत्मीनान से उनकी बातों का जवाब दूंगा और किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद कर दूंगा, लेकिन मेरी परेशानी पापा के सामने मेरी पोजीशन मशकूक कर देगी। इसलिए अंकल सिकंदर को देखकर मुझे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। उसने पहले अपना लाहे-अमल तय किया और फिर बड़े इत्मीनान के साथ स्टडी रूम में दाखिल हो गया। उसके वालिद कासिम फारूकी और सिकंदर उस्मान कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की गैर मामूली संजीदगी और इज़्तिराब एक लम्हे में भाप गया था। कैसे अंकल सिकंदर, आप इस बार बहुत दिनों के बाद आप हमारी तरफ आए। बावजूद इसके कि सिकंदर या कासिम ने इसके हेलो का जवाब नहीं दिया, हसन ने बहुत बेतकल्लुफ़ी का मुजाहिरा किया। उसे इस बार भी जवाब नहीं मिला था। सिकंदर उस्मान उसे गौर से देख रहे थे। बैठो, कासिम फारूकी ने कदरी दृष्टि से कहा। सिकंदर तुमसे कुछ बातें पूछने आया है। तुम्हें हर बात का ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सिकंदर उस्मान से कह चुका हूँ कि वो तुम्हें पुलिस के पास ले जाए। मेरी तरफ से तुम भाग में जाओ, मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। कासिम फारूकी ने उसके बैठते ही बिला तकीद कहा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। हसन ने हैरत का मुजाहिरा किया मगर उसका दिल धड़कने लगा था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना उसने समझ लिया था। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सिकंदर, पूछो उससे क्या पूछना चाहते हो और मैं देखता हूँ ये कैसे झूठ बोलता है। इमामा के साथ सालार की शादी में शिरकत की है तुमने? अंकल, आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी? कैसी शादी? हसन ने मजीद हैरत का मुजाहिरा किया। वही शादी जो मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर पर हुई, जिसके लिए इमामा को पेपर्स भिजवाए गए थे। प्लीज़ अंकल, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके घर में ज़रूर आता जाता रहता हूँ, मगर मुझे सालार की किसी शादी के बारे में कुछ पता नहीं है और न ही मेरी मालूमात के मुताबिक उसने शादी की है। मुझे तो उस लड़की का भी पता नहीं है जिसका आप नाम ले रहे हैं। हो सकता है सालार की किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, मगर मैं उसके बारे में नहीं जानता। वो हर बात मुझे नहीं बताता। सिकंदर उस्मान और कासिम फारूकी खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। वो खामोश हुआ तो सिकंदर उस्मान ने अपने सामने पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाया और उसमें मौजूद चंद कागज निकाल कर उसके सामने रख दिए। हसन का रंग पहली बार उतरा। वो इमामा और सालार का निकाहनामा था। इस पर देखो, तुम्हारे ये सिग्नेचर है ना? सिकंदर ने सर्द लहजे में पूछा। अगर ये सवाल उन्होंने कासिम फारूकी के सामने न किया होता तो उन दस्तखत को अपने दस्तखत मानने से इनकार कर देता, मगर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये मेरे सिग्नेचर हैं, मगर मैंने नहीं किए, इसने हकलाते हुए कहा। फिर किसने किए? तुम्हारे फरिश्तों ने या सालार ने? कासिम फारूकी ने तंजिया लहजे में कहा। हसन कुछ बोल नहीं सका। वो हवास बाख्ता सा बारी बारी उन्हें देखने लगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सिकंदर उस्मान इस तरह उसके सामने वो निकाहनामा निकाल कर रख देंगे। वो ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने वो निकाहनामा कहाँ से हासिल किया था, सालार से या फिर उसकी सारी अक्लमंदी और चालाकी धरी की धरी रह गई थी। तुम ये नहीं मानोगे कि सालार का इमामा के साथ निकाह तुम्हारी मौजूदगी में हुआ है, कासिम फारूकी ने अखड़े हुए लहजे में उससे कहा।
पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब सालार की जिद पर हुआ था। उसने मुझे मजबूर किया था। हसन ने एकदम सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वो झूठ बोलता तो अपनी पोजीशन और खराब करता। मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर कासिम फारूकी ने उसकी बात काट दी। ये सब तुम्हें यहाँ सफाई और वजाहतें पेश करने के लिए नहीं बुलाया। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस लड़की को उसने कहाँ रखा हुआ है। पापा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, हसन ने तेजी से कहा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। आज स्वेर पापा, मुझे वाकई कुछ पता नहीं है। वो उसे लाहौर छोड़ आया था। एक झूठ तुम किसी और से बोला, मुझे सिर्फ सच बताओ। कासिम फारूकी ने एक बार फिर इसे तंदो तेज लहजे में कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा पापा, हसन ने एहतजाज किया। लाहौर कहाँ छोड़ आया था? किसी सड़क पर। उसने कहा था वो खुद चली जाएगी। तुम मुझे यहाँ सिकंदर को बेवकूफ़ समझ रहे हो? उसने इस लड़की से शादी की और फिर उसे एक सड़क पर छोड़ दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ हमें। कासिम फारूकी भड़क उठे। मैं सच कह रहा हूँ पापा, उसने कम से कम मुझसे यही कहा था कि उस लड़की को सड़क पर छोड़ आया था। तुमने उससे पूछा नहीं कि फिर उसने उस लड़की के साथ शादी क्यों की, अगर उसे यही करना था? पापा, उसने शादी इस लड़की की मदद के लिए की थी। उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी किसी लड़के से करना चाहते थे। वो नहीं करना चाहती थी। उसने सालार से राबिता किया और मदद मांगी, और सालार उसकी मदद पर तैयार हो गया। वो सिर्फ ये चाहती थी कि सालार वक्ती तौर पर उससे निकाह कर ले, ताकि अगर उसके वालिदैन जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहें तो उस निकाह का बताकर उन्हें रोक सके। हसन अब सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकता था। उसने पूरी बात बताने का फैसला किया, और अगर ज़रूरत पड़े तो बेल्फ के जरिए उसको रिहाई दिलवाई जा सके। मगर ये कोई मोहब्बत वगैरह की शादी नहीं थी। वो लड़की वैसे भी किसी और लड़के को पसंद करती थी। आप उस निकाहनामे को देखिए तो उसमें भी उसने तलाक का हक पहले ही लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सालार से राबिता किए बगैर तलाक हासिल कर ले। बस या कुछ और? कासिम फारूकी ने उससे कहा। हसन कुछ नहीं बोला, खामोशी से उन्हें देखता रहा। मैं कतन तुम्हारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, मगर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि इस कहानी पर यकीन कर लूँ। तुम्हें अब इमामा तक पहुँचने में सिकंदर की मदद करनी है, कासिम फारूकी ने कतई लहजे में कहा। पापा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हसन ने एहतजाज किया। तुम ये कैसे करोगे? ये तुम खुद जान सकते। मुझे सिर्फ ये बताना था कि तुम्हें क्या करना है। पापा प्लीज, आप मुझ पर यकीन करें। मैं इमामा के बारे में कुछ नहीं जानता। निकाह करवाने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया, हसन ने कहा। तुम उसके इतने करीब हो कि अपनी खुफिया शादी में वो तुम्हें गवाह के तौर पर ले रहा है, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि उसकी बीवी घर से भागने के बाद अब कहाँ है। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ हसन, किसी सूरत में भी नहीं। कासिम फारूकी ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें अगर पता नहीं है तो भी तुम उसका पता कराओ कि वो कहाँ है। सालार तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। पापा, बहुत सी बातें मुझे भी नहीं बताता। वो सब बातें तुम्हें बताता है या नहीं? मैं फिलहाल सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ, और इमामा के बारे में मालूमात है। तुम हर तरीके से उसे इमामा का पता हासिल करो, और सालार को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि सिकंदर को उसकी शादी की इत्तला मिल चुकी है या उसने इस सिलसिले में तुमसे कोई मुलाकात की है। अगर मुझे पता चला कि सालार ये बात जान गया है तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। मैं सिकंदर को पहले इजाज़त दे चुका हूँ कि वो हाशिम मुबीन को तुम्हारा नाम दे दे। उसके बाद हाशिम मुबीन तुम्हारे साथ पुलिस के जरिए निपटे या किसी और तरीके से, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा। अब तुम ये तय कर लो कि तुमने सालार के साथ दोस्ती निभानी है या फिर इस घर में रहना है। कासिम फारूकी ने कतियत से कहा। पापा, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इमामा के बारे में कुछ मालूमात मिल जाएं। मैं सालार से इसके बारे में बात करूँगा। मैं उससे ये नहीं बताऊँगा कि सिकंदर अंकल को उस सारे मामले के बारे में पता चल गया है। वो मैकेनिक के अंदाज में दोहराता जा रहा था। वो इस बार वाकई बुरी तरह और खिलाफ तवक्का फंसा था। सालार चंद दिन घर बैठा रहा था, मगर फिर जिद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और उसके घर वाले इमामा की तलाश में ज़मीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वे सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मुलाजमीन और पुलिस के जरिए सिकंदर को उनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से रब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सालार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। उसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था।
وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہی وہ فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی اور اس کے پاس اس وکیل نے اس آدمی کے قوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر تھا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر اسے موبائل آف ملتا۔ اسے تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کری۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے، اور اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے اسے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم ملنے لگا تھا، وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا، اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت اکثر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے؟ رسمی علیک سلے کے بعد اس نے پوچھا۔ میں بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی، دوسری طرف سے امامہ نے کہا۔ کیوں، ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا، سالار نے کہا۔ بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانا سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ تو پھر تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا، اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، خوش و خرم ہے، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے۔ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا۔ وسیم کیسا ہے؟ ایک تو میں نہیں بتا سکتا، مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوا، وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز اور لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی۔ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا۔ ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقعہ ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈم کالز ملتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟
बहरहाल तुम्हारी फैमिली हमें खासा जज कर रही है, उसने जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम तक पहुंच जाएंगे। इस बार इमामा का लहजा माजरत खवाना था। मेरा ख्याल था कि उन्हें किसी भी तरह तुम पर शक नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वाकई तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मेरी कोशिश थी कि मैं पहले खुद को महफूज कर लूँ, फिर ही तुम्हें फ़ोन करूँ, और अब मैं वाकई महफूज हूँ। सालार ने कुछ तजस्सुस आमीज़ दिलचस्पी के साथ उसकी बात सुनी। तुम्हारा मोबाइल अब मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं उसे वापस भेजना चाहती हूँ, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वो उसे बता रही थी। मैं तुम्हें कुछ पैसे भी भिजवाऊँगी उन तमाम अखराजात के लिए जो तुमने मेरे लिए किए। सालार ने इस बार उसकी बात काटी। नहीं, पैसे रहने दो, मुझे ज़रूरत नहीं, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास दूसरा है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल करती रहो। नहीं, मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसने कहा। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दो, और तलाक के पेपर्स के साथ निकाहनामा की एक कॉपी भी, जो मैं पहले तुमसे नहीं ले सकी। कहाँ भिजवाऊँ? सालार उसके मुतालबे का जवाब कहा। उसके जहन में एकदम एक झमाका हुआ था। वो अगर अब तलाक का मुतालबा कर रही थी तो उसका मतलब यही था कि उसने अभी तक किसी से शादी नहीं की थी, न ही तलाक के उस हक़ को इस्तेमाल किया था जो निकाहनामा में वो उसकी ख्वाहिश पर से तफवीज़ कर चुका था। तुम उसी वकील के पास वो पेपर्स भेजा दो जिसको तुमने हायर किया था, और वो मुझे उसका नाम और पता लिखवा दो, मैं वो पेपर्स उससे ले लूँगी। सालार मुस्कुराए, वो बेहद मोहतात थी। मगर मेरा तो उस वकील के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर पेपर्स उस तक कैसे पहुँचाऊँ? जिस दोस्त के ज़रिए तुमने उस वकील से राब्ता किया था, उसी दोस्त के ज़रिए पेपर्स उस तक पहुँचा दो। ये तो तय था कि उसे किसी भी तरह अपना कोई अता पता न देने का फ़ैसला कर चुकी थी और उस पर पूरी तरह कायम थी। तुम तलाक लेना क्यों चाहती हो? उस वक्त बहुत मूड में था। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई। शायद उससे उस सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। तलाक क्यों लेना चाहती हूँ? तुम कितनी अजीब बात कर रहे हो। एक तो पहले ही तय था कि मैं तुमसे तलाक लूँगी, फिर इस सवाल की क्या तक बनती है? इमामा के लहजे में हैरानी थी। वो तब की थी, अब तो खासा लंबा वक्त गुजर गया और मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि दूसरी तरफ उस वक्त इमामा के पैरों के नीचे से हकीकतन ज़मीन निकल गई होगी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इमामा डियर, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, नहीं दूंगा। उसने एक और धमाका किया। तुम तलाक का हक पहले ही मुझे दे चुके, इमामा ने बेख्तियार कहा। कब, कहाँ, किस वक्त, किस सदी में? सालार ने इत्मीनान से कहा। तुम्हें याद है मैंने निकाह से पहले तुम्हें कहा था कि निकाहनामे में तलाक का हक चाहती हूँ मैं। अगर तुम तलाक नहीं भी देते तो मैं खुद ही वो हक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें याद होना चाहिए, वो जता रही थी। अगर मैं तुम्हें हक देता तो तुम्हें हक इस्तेमाल कर सकती थी, मगर मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हक दिया ही नहीं। तुमने निकाहनामा देखा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तुमने देखा ही होगा, वरना आज तलाक की बात क्यों कर रही होती? दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। सालार ने हवा में तीर चलाया था, मगर वो निशाने पर बैठा था। इमामा ने यकीनन पेपर साइन करते हुए उन्हें देखने की जहमत नहीं की थी। सालार बेहद महसूस हो रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। बहुत देर बाद इसने इमामा को कहते सुना। हाँ बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह तुमने पिस्टल दिखाकर मुझे धोखा दिया, वो बर्जस्तगी से बोला। मैं समझता हूँ कि तुम और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों में इतनी बुराइयाँ और खामियाँ हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कम्प्लीमेंट करते हैं। वो अब एक बार फिर संजीदगी से कह रहा था। ज़िंदगी, सालार, ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ ये नामुमकिन है, इमामा ने तंद लहजे में कहा। मुझे नेपोलियन की बात दोहरानी चाहिए कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है, या मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आओ इस नामुमकिन को मिलकर मुमकिन बनाए। वह मजाक उड़ा रहा था। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान ये तो नामुमकिन है। सालार एक बार फिर संजीदा हो गया था। मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ सालार, तुम्हारा और मेरा लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, वरना शायद मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर करती, मगर अब इस सूरत में ये मुमकिन नहीं है। तुम प्लीज़ मुझे तलाक दे दो, वो अब नरम लहजे में कह रही थी। सालार का दिल बेख्तियार हंसने को चाहा। तुम अगर मेरी पेशकश पर गौर करने का वादा करो तो मैं अपना लाइफ स्टाइल बदल लेता हूँ, सालार ने इसी अंदाज में कहा। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी और मेरी हर चीज़ मुख्तलिफ है, ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी मुख्तलिफ है, हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इस बार वो झंझलाई।
نہیں نہیں، میری اور تمہاری فلاسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی ذرا سے ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے، میں تمہارے پرانے منگیتر اسجد سے خوبصورت نہ سی مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے، میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی، وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا اور ہو رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے ہو، آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلے جاؤں گی۔ وہ اب اسے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم، جب چاہیں جائیں، کورٹ سے اچھی جگہ میری ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ وہ اس ہزیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمس ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے، کم از کم تم میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی دبے اور بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محفوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اتنی مشکلات کس لیے سی ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے تک رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے اسی ٹکڑا توڑ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکے ہو، سالار نے ترکی بترکی کہا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی، حسن کے اپنے بیان کے مطابق، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا ایکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا۔ مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، نہیں سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ اس طرح مجھے کیوں بھیجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں چمکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی۔
और उसे पछतावा हुआ कि उसने निकाह नामे को इतनी लापरवाही से वहाँ क्यों रखा था। वो निकाह नामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास हो नहीं सकता था, क्योंकि उनके अलावा कोई और उस कमरे में आने और उसकी दराज खोलने की जुरात नहीं कर सकता था। उसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया। वो अब सिर्फ ये सोच रहा था सिकंदर उस्मान इसे एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेंगे। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर के साथ आए थे। तैयबानी, उनका लहजा और अंदाज बेहद रुखा और खुश्क था। सालार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफ केस खोलकर एक सादा कागज़ और कलम निकाला और ब्रीफ केस के ऊपर रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सालार ने हैरानी से इस सादा कागज़ को देखा। तुम सिर्फ साइन कर दो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सालार ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर उस कागज़ पर साइन कर दिए। सिकंदर ने उस कागज़ को तह करके ब्रीफ केस में रखा और ब्रीफ केस को दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। मेरा दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने के बजाय हाशिम मुबीन के हवाले कर दो, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो अपनी हिमाकत का। मगर मेरा मसला यह है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फ़ायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा इमामा के हवाले कर दूंगा, और अगर मुझे दोबारा ये पता चला कि तुमने उससे राबिता किया या राबिता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उस बात जो करूँगा तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। अब इनका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने अखड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। इसके अंदाज में अजीब तरह की लापरवाही और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान बेख्तियार से लगा। ये उनका वो बेटा था जो 150 प्लस का IQ रखता था। क्या कोई कह सकता था कि वो सरे से कोई IQ रखता भी था या नहीं?